हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रक्त, खून, ब्लड। बहुत सारे लोग रक्त के बारे में नहीं जानते हैं कि एक बूंद रक्त में हमारे क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यदि आप नॉर्मल पर्सन हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी उम्र कितनी भी हो, आप जॉब करते हैं या आप खेती-बाड़ी करते हैं, सभी लोग बीमार पड़ते होंगे। और अगर बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर के पास उसकी जांच करवाने के लिए जाते होंगे और डॉक्टर एक बड़ी सी पर्ची देता है। उसमें क्या-क्या लिखा होता है, ये जानकारी आज हम करेंगे कि उस ब्लड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और हम बीमार क्यों पड़ते हैं या बीमार पड़ने के बाद हमें क्या चीज़ें हमें बचाव करने चाहिए बीमार पड़ने से पहले। और उसके साथ-साथ अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि रेलवे में जितने भी टॉपिक्स आएँगे, इस ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित, वो सारे इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितनी लेंथी बनेगी, हो सकता है ये 20 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है ये 40 मिनट में खत्म हो जाए। मुझे टाइमिंग पे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा सिर्फ़ उस बात पे होना चाहिए कि हमारे के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बनने चाहिए। तो यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आपको ये जानकारी की दृष्टि से ज़रूर देखनी चाहिए कि हमारे ब्लड में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं और डॉक्टर किस तरीके से हमारी ब्लड की जाँच करता है और हमें बताता है कि हमारी बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज करता है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और हाँ, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अन्यथा आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लाइक मत कीजिएगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस पीपीटी को तैयार किया है। कोई भी टॉपिक इस ब्लड से संबंधित आपकी रेलवे एग्ज़ाम में से बाहर नहीं आएगा। ये बात का मैं दावा कर सकता हूँ, आप इस बात को गाँठ बाँध लीजिएगा और चलते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो धैर्य के साथ अंतिम तक क्लास को देखिएगा और हम लोग चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं हम ब्लड, रक्त, जिसे रुधिर या खून भी कहते हैं। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं वो सारी चीज़ें बताएँगे, जो आप एक ब्लड की रिपोर्ट सैंपल जो होता है ना, रिपोर्ट होती है जो डॉक्टर आपको देता है, वो भी पढ़ना सिखा देंगे आपको। उसके एक-एक शब्द आपको बता देंगे कि उस शब्द का क्या मतलब है और इस चीज़ का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। चलिए, तो रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब समझते हैं ना? तरल माने लिक्विड, लिक्विड जैसा होता है। रक्त क्या आपका ठोस होता है? नहीं, रक्त आपका लिक्विड होता है। संयोजी माने होता है कनेक्टिंग, जो हमारे हाथों को, पैरों को, दिमाग को, दिल को, लीवर को, सभी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको कहते हैं कनेक्टिंग। ऊतक क्या है? जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ऊतक किसे कहते हैं। तो हमारा शरीर एक छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब वो कोशिकाएँ मिलकर के बनाती हैं हमारा क्या? ऊतक। और ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग और अंग मिलकर बनाता है अंग तंत्र और जब अंग तंत्र मिल जाता है तो बन जाता है हमारा शरीर। तो क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, अब रुधिर का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? रक्त का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हम रक्त का अध्ययन करते हैं हीमेटोलॉजी में, हीमेटोलॉजी में। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हीमेटोलॉजी में। रक्त का जो स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उसको नाम लेते हैं हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट। तो याद रखना, आज से अगर आपको रक्त का कोई बीमारी है, तो आप हेमेटोलॉजिस्ट से मिलिए, ठीक है? अच्छा, पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? सर आपने रक्त का डॉक्टर तो हेमेटोलॉजिस्ट बता दिया, लेकिन जो जाँच करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। आप जहाँ जाँच करवाने जाते हैं, तो वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं यहाँ से और उसके बाद वो मशीन में लगाते हैं या माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करते हैं, तो वो होते हैं पैथोलॉजिस्ट, ध्यान रखना। और डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख करके उसके आधार पे आपका इलाज करता है। तो पैथोलॉजिस्ट रोग की जाँच करता है, रोग देखता है कि रोग क्या-क्या आपको है, एक उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है, ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है। वज़न की बात करें तो वज़न का 7% आपका रक्त होता है। अगर आपका कोई भी व्यक्ति 100 किलोग्राम का है अर्थात 1 क्विंटल का है, तो उसके अंदर 7 लीटर क्या होगा? ब्लड होगा। महिलाओं में 5.5 लीटर होता है, औसतन औसतन महिलाओं में 5.5 लीटर होता है, जो कि 0.5 लीटर कम होता है फीमेल में। मेल से 0.5 मतलब आधा लीटर ब्लड कम होता है। तो इसमें गर्व करने वाली बात नहीं है कि पुरुषों के अंदर ब्लड ज़्यादा है, क्योंकि वो मसल्स
का यूज ज़्यादा करते हैं, मतलब मेहनती काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति ने आधा लीटर ब्लड ज़्यादा दिया है। रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच स्केल स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा। पीएच स्केल से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 7.5 दुर्बल अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय होता है। अम्लीय क्षारीय का आपको पीएच स्केल पता होगी, ठीक है? नहीं पता है तो केमिस्ट्री वाले लेक्चर में मैं इसको कवर करूंगा। तो पीएच स्केल 7.4 दुर्बल दुर्बल अम्लीय होता है आपका रक्त। देखिए ये हाथ दिखाया गया है, ये उंगली है, एक उंगली है, ये अंगूठा है, इसमें देखिए किस तरीके से रक्त बह रहा है। और इसके साथ साथ आप इसमें देख रहे हैं ना, कुछ येलो कलर की हैं, ये कुछ रेड कलर की हैं, कुछ व्हाइट कलर की हैं। तो ये क्या है, हम सारी चीज़ का स्टडी करेंगे आज इस क्लास में। तो ये बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए ब्लड में। उसके बाद रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण है वो हड्डियों में होता है। हड्डियों में कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में हड्डी के अंदर की संरचना होती है अस्थि मज्जा, ठीक है? प्रक्रिया क्या होती है? हेमेटोपोइसिस, ध्यान रखना, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस नामक क्रिया होती है जब आपका ब्लड बनता है। तो कहाँ ब्लड बनता है? हड्डियों की अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में जो ब्लड बनता है उस क्रिया को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है कि अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, लेकिन उस क्रिया को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। अच्छा, कोई भ्रूण है, अगर भ्रूण है, गर्भ अवस्था में है, वो गर्भ में है, तो ब्लड कहाँ बनता होगा? बच्चे में ब्लड तो पहले से होता है ना, जन्म से पहले होता है, लेकिन वो कहाँ बनता है? तो भ्रूणीय अवस्था में लीवर या प्लीहा में बनता है। लीवर या प्लीहा में बनता है। लीवर, लीवर ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में लीवर में उसका बनता है ब्लड। और किस अवस्था में बनना शुरू हो जाता है? तो मीजोडर्म अवस्था में इसका जो है वो स्टार्ट हो जाता है ब्लड बनना, मीजोडर्म अवस्था में। क्योंकि आपको पता है जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर कोशिका विभाजन होता है। तो मीजोडर्म जो अवस्था होती है, आप कोशिका विभाजन वाली स्थिति में हम देखेंगे मीजोडर्म किसको कहते हैं। तो मीजोडर्म वाली स्थिति में इसका ब्लड बनना शुरू हो जाता है बच्चे में, ठीक है? यह एक कोलाइड विलयन होता है। यह एक कैसा होता है? कोलाइड विलयन होता है। कोलाइड का मतलब होता है ये समांगी मिश्रण नहीं होता, ये विषमांगी मिश्रण है। कुछ चीजें इसमें बड़ी होंगी, कुछ चीजें छोटी होंगी, कुछ किसी प्रकार की होंगी। तो ये क्या होगा? कोलाइड विलयन है, विषमांगी मिश्रण है। रक्त का कार्य क्या होता है? गैसों का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसें का परिवहन करता है, जैसे ऑक्सीजन, फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाकर के हर एक सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। रक्त में भी स्पेसिफिक कोई एक ऐसी चीज है जो पहुंचाती है, जिसे कहते हैं आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो बहुत सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। गैसों के परिवहन में ये कार्य करता है कौन? रक्त। खाद्य पदार्थों का परिवहन, अब हम जो भोजन खाते हैं वो सीधा पेट में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, तो फिर बाहर निकलता है। तो लेकिन उससे कुछ चीज़ें जो बनती हैं, क्या वो सिर्फ छोटी आंत तक ही सीमित रहती हैं? नहीं, वो हर एक कोशिका तक जाती हैं। जो वो हर एक कोशिका तक जाती हैं, तो वहां तक ले जाने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है आपका रक्त। प्रतिरक्षी की तरह कार्य करता है। प्रतिरक्षी मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम भी आपका कौन करता है? रक्त करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी ये सहायक होता है कौन? रक्त। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी रेड बोन मैरो, ये हड्डी है। हड्डी की ये देखिए ऊपर वाले हिस्से हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जाली जैसी संरचना, इसे कहते हैं बोन मैरो। यहीं पे रक्त का निर्माण होता है, ठीक है? स्टीम सेल बनती हैं, और स्टीम सेल से आपकी विभिन्न प्रकार की क्या बनती है? रक्त की कोशिकाएं बनती हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे चल करके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब वही दिखाई गई हैं। ये डब्ल्यूबीसी दिखाई गई है, डब्ल्यूबीसी। ये आपकी आरबीसी दिखाई गई है, ये आपकी प्लेटलेट्स दिखाई गई हैं, ठीक है ना? चलिए अब देख लेते हैं कि इसका संगठन क्या है, संरचना क्या है। संरचना कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त बेसिकली होल होल ब्लड की बात करें तो होल ब्लड में आपका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55%। 55% आपका प्लाज्मा होता है। ये एक ऐसा थोड़ा सा लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है? ये देखिए। और इसके बाद रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं मतलब होती हैं ब्लड कार्पल्स, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो उनकी संख्या होती है 45%। होल ब्लड आप लीजिए, एक बूंद लीजिए, उसमें क्या क्या होती है? 55% में आपका प्लाज्मा मिलेगा, और 45% में आपका रक्त कोशिकाएं मिलेंगी, ठीक है ना? अच्छा, प्लाज्मा में भी देखिए क्या क्या होता है। 90% आपका वाटर होता है। जो प्लाज्मा 55% प्लाज्मा है, उसमें भी 90% आपका क्या होता है? वाटर होता है। 90 से 92% आप इसको कर सकते हैं, 90 से 92%, ठीक है? एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डाटा 90 से 92% दिया गया है, तो स्टूडेंट इसको 92% मान के चलेंगे। अन्य पदार्थ इसमें 8% फिर हो जाएंगे, इसमें 8 से 10% हो जाएंगे, ठीक है? जो कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें प्रोटीन, आयंस, मिनरल्स, ये सब होते हैं। किसमें होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। तो 55 होल ब्लड 55% प्लाज्मा
उसके साथ-साथ 45% में आपकी ब्लड कार्पल्स होती हैं। अच्छा, ब्लड कार्पल्स में आपकी आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी और उसके साथ-साथ प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो 45% हैं उसमें भी आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। अगर उसका हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होगा तो आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में होगी। आरबीसी, देखिए आरबीसी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद प्लेटलेट्स होगी और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होगी। एक-एक को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे अभी। तो आप देख रहे हैं ये प्लाज़्मा है, ये पहले एक पूरी होल ब्लड लेते हैं, उस होल ब्लड में आप देखेंगे थोड़ी देर अगर उसको रख देंगे, तो रखने के बाद नीचे बैठ जाता है, ये रेड-रेड कलर का नीचे बैठ जाता है, ऊपर येलो कलर का, ये येलो कलर का क्षारीय पदार्थ बन जाता है। ये क्षारीय जो पदार्थ बन जाता है, ये क्या है 55% टोटल, ये येलो कलर का मिलेगा आपका, ये प्लाज़्मा मिलेगा। ठीक है, आप अगर कभी लैब में गए हों जहाँ पे आप ब्लड टेस्ट होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक जो होती है उनका एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में अगर हम ब्लड को रख देते हैं तो बहुत देर बाद उसमें क्या होता है कि कार्पल सेल्स जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, उसके बाद ऊपर क्या हो जाता है हमारा प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद बफर कोस्ट होता है, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलें, तो प्लाज्मा में देखिए क्या-क्या होता है, रक्त का 55% भाग आपका प्लाज्मा होता है। हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। ये देखिए हल्के पीले रंग का आपका क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय। 90 से 92 परसेंट मात्रा में जल होता है। इसमें जो 90 से 92% मात्रा में इसमें क्या होता है, जल होता है। 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जैसे लवण, गैसें, आयन और प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। हमने देखा था कितना 55% में भी क्या-क्या होता है, तो 90 से 92% आपका वाटर होता है। उसके साथ-साथ 8 से 10% जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक लवण जिसमें प्रोटीन, आयन्स और गैसें इसके साथ-साथ आपके लवण वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है? प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स, अब देखिए प्लाज्मा में कई प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे, एक तो होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है फाइब्रोनोजन, तीसरा होता है एल्बुमिन, चौथा होता है आपका ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन ये होता है, यही आपके रिपोर्ट में भी लिख करके आता है। जब आप देखेंगे तो आपकी रिपोर्ट में यही शब्द लिखे होंगे। देखेंगे एक-एक शब्द का क्या मतलब होता है, बीमारी में इसका क्या महत्व होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये 4 प्रोटीन पाई जाती हैं आपकी किसमें, जो प्लाज्मा है उसमें। अभी हम प्लाज्मा वाले भाग का स्टडी करेंगे, जो कि 55% है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन दोनों एक ही प्रोटीन है, लगभग एक ही काम करती हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये दोनों क्लोटिंग प्रोटीन है। ये कैसी है, क्लोटिंग प्रोटीन है आपकी। ये क्लोटिंग माने होता है थक्का बनाने में काम आती है। जैसे आपका कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे कुछ देर बाद ब्लड बंद हो जाता है ना, तो वो क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन दोनों का मिलकर के एक थक्का बना देती हैं, जिसका निर्माण लीवर में होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन का निर्माण कहाँ होता है, आपके लीवर में होता है। मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो चोट लगने पर रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जमाना, ताकि अत्यधिक रक्त स्त्राव ना हो। फाइब्रोनोजन बाद में फाइब्रिन के धागे में बदल जाता है, जो घाव पर जाली बना देता है। तो फाइब्रोनोजन जो होता है, जब जब इसके ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये धागे जैसी संरचना बना लेता है। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये बहुत बारीकी रूप में धागे जैसी संरचना बना देता है। फाइब्रिन जो है, वो फाइब्रोनोजन जो है वो फाइब्रिन बना लेता है बाद में, और वो क्या होता है, जहाँ धागे जैसी संरचना बन जाएगी तो वहां से क्या है, आपका रक्त आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आपका क्या है, वहां पे थक्का बन जाएगा। अगर इसकी देखेंगे कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन की अगर आपकी डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त स्त्राव विकार हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर्स हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। आपको क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, मामूली चोट पर भी खून का ना रुकना, इसे हाइपो हाइपोप्रोथ्रोम्बोनिया, ठीक है, बहुत बड़ा शब्द है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया कहते हैं, या फाइब्रोनोजोनिमिया कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, फाइब्रोनोजेमिनिया, बड़ा बड़ा शब्द है, कहने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कहा जाता है। अधिकता, अधिकता से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अधिकता अगर आपकी ब्लड में हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस क्रिया हो गया कि नसों में अंदर बेवजह खून के थक्के जमना, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो आपको ब्लड थक्का नहीं बन पाएगा। किसकी कमी से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन की कमी से। तो आपका क्या होता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिमिया हो जाता है आपको। और अगर आपका कम हो जाएगा तो थ्रोम्बोसिस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो थ्रोम्बोसिस की क्रिया हो जाएगी। थ्रोम्बोसिस की क्रिया में क्या होगा, थ्रोम्बोसिस में आपका जो ब्लड है वो हमारी नसों में, मांसपेशियों में, धमनियों में बह रहा है, वो क्या होगा, वहीं पे क्लॉट हो जाएगा। जब वहीं पे क्लॉट हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाएगा, या फिर अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो विटामिन के की युक्त आहार, हरी सब्जियां, विटामिन के युक्त आहार हमें लेने चाहिए, हरी सब्जियां लें, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए विटामिन के अनिवार्य है, लीवर को स्वस्थ रखें। दूसरा है हमारा लीवर को स्वस्थ रखें, तो एक तो विटामिन के युक्त पदार्थ खाएं जैसे हरी सब्जियां वगैरह लें, और उसके साथ साथ हम अगर विटामिन के ले रहे हैं, साथ साथ हम अगर हम लीवर का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से ये हमारी सही रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रोटीन देख लें। अगली हमारी है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ये कंट्रोल करती है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर पानी को बनाए रखता है ताकि वह ऊतकों में लीक ना हो सके। अच्छा, रक्त वाहिकाओं में, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, पानी है, ब्लड की मात्रा है 70 से परसेंट हमारे ब्लड पूरे शरीर में क्या है, पानी है। तो उसको हमारे नसों में क्या, ऑस्मोसिस की क्रिया बनाए रखता है। ऑस्मोटिक की क्रिया का मतलब होता है कि हमें जितनी रक्त की पानी की जरूरत होती है उतना ही अंदर लेती है, इससे ज़्यादा नहीं ले पाती। तो क्या होता है, परिवहन परिवहन हार्मोन, विटामिन और दवाओं के पूरी शरीर में ले जाता है। तो एल्बुमिन आपका परिवहन का भी काम करता है, जो कि हार्मोन और विटामिन और दवाओं को ये पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। कौन, एल्बुमिन। तो एक तो ऑस्मोसिस की क्रिया करता है ये, ठीक है। ऑस्मोटिक की क्रिया, ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि आपका जो परासरण दाब है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, पानी को बनाए रखने के लिए जो हमारी वाहिकाएं होती हैं उनमें। दूसरा, ये हार्मोन्स और विटामिन और दवाओं का ये परिवहन करता है, कौन, एल्बुमिन। कमी से क्या होगा, एडिमा। कमी से आपका एडिमा हो जाएगा, एडिमा नामक रोग होगा, ठीक है। एडिमा नामक रोग होगा, शरीर के अंगों विशेषकर पैरों में, चेहरों में सूजन आना, चेहरों में और पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये किसके कारण होता है, एडिमा के कारण, क्योंकि क्योंकि एल्बुमिन की कमी हो गई। अब अगर एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो ऑस्मोटिक की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो अंगों में क्या होगा, पानी का जमा हो जाएगा, ये नसों में निकल कर ऊतकों में भर जाता है। तो ये नसों से पानी निकल करके कहाँ आ जाता है, ऊतकों में आ जाता है। ये लीवर या किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, जिनके पैर या हाथ पैर सूजे रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किडनी की डिजीज होती है, ठीक है, या लीवर की डिजीज होती है। अधिकता, अधिकता में देखिए क्या होता है, अधिकता में आपका आमतौर पर डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी शरीर में पानी की कमी के कारण होता है। तो अब अधिकता हो गई, अधिकता में क्या होगा, नसों से ये पानी उतक तक जितनी जरूरत है उतना भी नहीं पहुंच पाएगा, तो ये अधिकता हो जाएगी, और अधिकता में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर आपकी त्वचा रूखी रूखी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं हाइपर हाइपर एल्बुमिनिया, और ये होता है हाइपो एल्बुमिनिया, ठीक है, एल्बुमिया। बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार लें, प्रोटीन युक्त आहार लें, दालें, अंडे और दूध। अगर आप अंडे लेते हैं तो अंडे ले सकते हैं, दालें और दूध का सेवन करते रहें, शराब से दूर रहें ताकि लीवर स्वस्थ रहे। तो इसमें शराब से दूर रहना है, धूम्रपान से दूर रहना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है लीवर जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि इसका निर्माण हमारा कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। चलिए आगे है हमारा ग्लोबुलिन। तीसरी प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन। पहली प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनिजन, और दूसरी प्रोटीन हमारी थी कौन सी थी, जिसको कहते हैं हम एल्बुमिन, एल्बुमिन। तीसरी प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कई प्रकार के होते हैं, तो ग्लोबुलिन आपकी कई प्रकार की होती है, एक तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा, तीन प्रकार की आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। मुख्य कार्य क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, एंटीबॉडीज। ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, ये संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का की मदद करती है। तो जो हमारा एंटीबॉडी है, इम्यून सिस्टम है, उनको उनकी रक्षा के लिए हमारा गामा ग्लोबुलिन काम करता है। गामा ग्लोबुलिन, गामा नामक प्रोटीन है, ये ग्लोबुलिन, गामा नामक ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हमारी किसमें मदद करती है, इम्यून सिस्टम में मदद करती है। उसके बाद है अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, एंजाइम और लिपिड का परिवहन करना। तो हमारे शरीर में एंजाइम और लिपिड, जो हम लिपिड माने होता है कि ऐसा चीज जो चिकनी होती है, जिससे हम लोग खाते हैं तेल या घी खाते हैं, तो ये लिपिड में बदलता है। तो ये लिपिड और एंजाइम का परिवहन करने में आपका अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन काम करते हैं। कमी से देखिए क्या होगा, कमजोर इम्यून सिस्टम। अगर आपकी ये ग्लोबुलिन कम हो जाएगी तो आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, बार बार संक्रमण होगा, लीवर या किडनी की खराबी के कारण भी इसकी कमी हो सकती है। तो लीवर और किडनी की अगर आपको डिजीज है तो ये ग्लोबुलिन आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद अधिकता, एक्सेस में क्या होगा, देखिए अगर अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, यह क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून बीमारी या कुछ प्रकार के कैंसर जैसे सॉरी मल्टीपल
माइलोमा का संकेत हो सकता है। तो अगर आपको क्रोनिकल ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अगर आपकी ये अधिकता हो जाती है तो, और ऑटो इम्यून बीमारियों का भी इसमें खतरा बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून बीमारियों का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो कि इसको लगता है कि नहीं ये सही चीज़ को भी ये बिगाड़ने लग जाता है, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है, ठीक है? बचाव के लिए देखिए क्या करते हैं, संतुलित आहार लें, आहार हमें संतुलित लेना है और नियमित व्यायाम करें, व्यायाम करते रहें ताकि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो आपको संतुलित आहार लेना है, उसके साथ-साथ नियमित व्यायाम करते रहना है। तो इससे क्या होगी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहेगी, तो ग्लोबुलिन हमारी संतुलित बनी रहेगी। ठीक है? चलिए, अब एक नज़र में अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन थी, इसमें क्या होता है, रक्त के थक्का जमाने में ये सहायक होती हैं। ये कहाँ निर्माण होता है इसका, लीवर में निर्माण होता है। एल्बुमिन का निर्माण भी लीवर में होता है। काम क्या होता है, तरल पदार्थ का संतुलन। ये तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोसिस की क्रिया करता है। हमारे वाहिकाओं से पानी ऊतकों तक कितना आएगा इसके लिए। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, सुरक्षा या इम्यूनिटी प्रदान करना। इम्यूनिटी वाली जो सेल्स होती हैं उनको बढ़ाने में ये सहायता करती है। लीवर और इम्यूनिटी कोशिकाओं में ये बनती है, ठीक है? लीवर और इम्यून कोशिकाओं में ये बनती है। अगला एक शब्द है आपका सीरम। आपने कोरोना काल में सुना होगा सीरम, ठीक है? सीरोलॉजी, इसका अध्ययन होता है सीरोलॉजी में। तो सीरम सीरम का अध्ययन होता है सीरोलॉजी में। फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। तो फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा की ये सारी प्रोटीन्स होती हैं, देखिए प्लाज्मा में ये सारी प्रोटीन्स हैं। अब इसमें से अगर हम फाइब्रोनोजन नाम की प्रोटीन निकाल दें और इसमें बनी रहेगी प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और ये एल्बुमिन, ये 3 अगर प्रोटीन आपकी बनी रहें, ठीक है? और अगर फाइब्रोनोजन को निकाल दें तो ऐसा प्लाज्मा हमारा सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। एक होती है हेपरिन प्रोटीन, एक होती है हेपरिन प्रोटीन। हेपरिन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रतिस्कंदन प्रोटीन कहते हैं। ये इसका निर्माण भी यकृत या लीवर में होता है। तो हेपरिन प्रोटीन प्रतिस्कंदन को हम आपको अगर समझाएं तो ये होता है कि आपकी जो वाहिकाएं होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी ये नलिकाएं हैं ना जिसमें आपका ब्लड बह रहा है, अगर ये हेपरिन प्रोटीन ना हो तो रक्त जम जाएगा उन्हीं में। तो ये हेपरिन प्रोटीन है, ये वहाँ पे उसको जमने से रोकता है। तो वाहिकाओं में ये रक्त को जमने से रोकता है। प्रतिस्कंदन, स्कंदन माने होता है जमना, प्रति माने होता है कि एंटी। तो ये क्या करता है, जमने को रोकता है, ठीक है? निर्माण इसका कहाँ होता है, लीवर और या यकृत में होता है। हेपरिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, सिरा और धमनियों में रक्त का थक्का ना जमना देना, ठीक है? ये इसका कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आपने देखा होगा अक्सर, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा। अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स आपके होते हैं, कोई कहता है कि ग्लूकोज की जांच करवा लो, कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा लो, या यूरिया की मात्रा कितनी है। तो ये देखिए क्या क्या होता है। तो अगर हम ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा देखें तो 80 से 100 mg पर 100 ml, एक 100 ml आप अगर ब्लड लेंगे तो उसमें से 80 से 100 मिलीग्राम आपका ग्लूकोज होना चाहिए। ये इसका मतलब है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल आपका 220 तक होना चाहिए। यहाँ पे 180 आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 180 से नीचे भी होना चाहिए, ठीक है? एक 220 ये हाईएस्ट है। 220 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल। 220 100 ml का अगर आप ब्लड लेंगे ऐसे करके, एक नली में भरेंगे या आप एक गिलास में भरेंगे 100 ml, तो उसमें आप देखेंगे कि 220 mg से ज़्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है उसमें, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए खतरा पैदा करेगा। क्या-क्या खतरा होगा आगे हम देखेंगे। उसके बाद यूरिया की मात्रा है। तो यूरिया की मात्रा अगर हम 100 ml ब्लड लें और उसमें देखेंगे 17 से 30 मिलीग्राम यूरिया आपकी ब्लड में होनी चाहिए। कितने में, पर 100 ml में। तो अगर हम रक्त में ग्लूकोज की मात्रा देखें तो ये सामान्यतः ये 70 से 100 मिलीग्राम पर DL, ठीक है? उपासना के समय या फास्टिंग के समय होती है। फास्टिंग के समय का मतलब होता है कि जैसे हमने शाम को खाना खाया और सुबह अगर हम चेक कराएं, लगभग 12 घंटे बीत जाने के बाद अगर हम इसका ग्लूकोज की जांच करें, घर में मशीन आती है, यह मशीन आप देख रहे हैं, इससे भी आसानी से ग्लूकोज की जांच हो जाती है। इस ट्रिप पे आप अगर ब्लड की एक बूंद डालेंगे तो आसानी से ये रिजल्ट दे देती है। सामान्यतः 70 से 100 होनी चाहिए, सामान्यतः 70 से 100 होनी चाहिए आपकी फास्टिंग के समय। उसके बाद आप 100 से ऊपर जा सकते हैं खाना खाने के बाद, तो उसमें आपको 140 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अधिकता, अगर ब्लड आपका मान लीजिए शुगर ज़्यादा आ रही है या ग्लूकोज जिसको हम शुगर कहते हैं ना, तो अगर आपका ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, यह रोग कौन सा होगा, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी होगी, जिसे हम लोग आम भाषा में मधुमेह कहते हैं या फिर शुगर कहते हैं। तो शुगर की बीमारी होगी, क्या होगी, ये लंबे समय तक ये लंबे समय तक अधिकता से किडनी, आँखों
के नसों में नुकसान पहुंचाती है। तो ये अगर आपको बीमारी ज़्यादा समय लंबे समय तक है तो आपकी ये किडनी डिजीज़ हो सकती है, किडनी को ये नुकसान पहुंचाएगी, उसके साथ-साथ आपको नज़र में भी दिक्कत आएगी। आँखों की जो नसें हैं वो भी कमज़ोर हो जाएँगी इससे, ठीक है? तो ये हाइपर ग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग होता है अगर आपका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो। हाइपरग्लाइसीमिया। इसके बाद कमी, अगर इसकी कमी हो जाएगी हाँ, लक्षण क्या-क्या आएँगे? आप अगर लक्षण देखेंगे तो लक्षण क्या-क्या आ सकते हैं? बार-बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, थकान, घाव का देरी से भरना, थकान, बार-बार प्यास लगना और ये आपकी चीज़ें बार-बार पेशाब आना, ये सब चीज़ें लक्षण किसके हैं? आप समझ सकते हैं कि ये अगर आपको लक्षण हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया नामक आपको बीमारी होने के खतरा है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो सीधा-सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाता है अगर किसी व्यक्ति को बार-बार पेशाब आ रही है तो कौन-सा रोग होने का खतरा है? तो आप बता सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग, मतलब ग्लूकोज़ अर्थात शुगर उसको हो सकती है। कमी से क्या होगा? रोग हाइपोग्लाइसीमिया ध्यान आप हाइपर माने होता है कि कमी होना, हाइपो माने होता है बढ़ना, ठीक है? अगर सॉरी हाइपो माने कमी होना और हाइपर माने बढ़ना, हाइपरटेंशन मतलब बढ़ गया या हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो मतलब होता है कमी होना। रोग हाइपोग्लाइसीमिया यह मस्तिष्क के लिए घातक हो सकता है। तो अगर आपका ये ग्लूकोज़ की मात्रा कम है, ज़्यादा कम है, 70 से डाउन आ गई मान लीजिए, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है ये आपका जो मस्तिष्क है मस्तिष्क का खतरा बढ़ जाएगा। लक्षण घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना आना, बेहोशी। तो ये सब आपके लक्षण हो सकते हैं। कैसा? घबराहट होगी आपको, पसीना आएगा, चक्कर आएगा, हाथ हाथ पाँव बेहोश हो जाएँगे। तो ये आपको क्या हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होने का खतरा रहेगा, मतलब शुगर डाउन हो जाएगी। तो उसी समय आपको कुछ खाना पिलाया या फिर ग्लूकोज़ वगैरह दिया जाता है, ताकि जो शुगर है वो एकदम से कंट्रोल हो सके। बचाव में क्या करते हैं? मीठे और रिफाइंड कार्ब्स माने मैदा, मीठे और रिफाइंड्स मैदा जो होती हैं उनसे आपको बचाव करना है। नियमित व्यायाम करें और फाइबर युक्त भोजन लें। तो भोजन आपको फाइबर युक्त लेना है। फाइबर युक्त मतलब रेशेदार भोजन लेना है। अब रेशेदार का मतलब सीधा रेशे नहीं खाना है। आपको मक्का का सेवन करना है। मोटा अनाज जितना भी होता है उसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर आपका सीज़न फलों का चल रहा है तो आप आम खा सकते हैं। उसके साथ-साथ आप आपका सेब है। सेब में भी होती है और उसके साथ आप अगर अमरूद खाएँ, अमरूद में काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी बचाव है अगर आप ग्लूकोज़ शुगर लेवल को कम कर रहे हैं। आम में थोड़ा-सा उतना नहीं है लेकिन आम आपका फाइबर युक्त भोजन है। हाँ, अगर शुगर है तो आपको आम नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम बचना चाहिए उससे, ठीक है? चलिए, अब आता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसमें एक हमने शब्द बताया था कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तो सामान्य मात्रा में कोलेस्ट्रॉल 200 एमजी पर डीएल से कम होना चाहिए। आपका बताया गया है 180 से 220 बॉर्डर लाइन हाई की श्रेणी में आता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमने बताया था कि 220 हाईएस्ट है, इससे कम ही रहना चाहिए, ठीक है? अधिकता से देखिए क्या होगा, अधिकता से रोग होगा, हृदय रोग, हार्ट अटैक आने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी अगर आपको क्या होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो। स्ट्रोक, धमनियों का सख्त होना, अगर आप मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है तो धमनियाँ जो आपकी हैं, जो जिसमें ब्लड बह रहा है, तो वो आपकी सख्त हो जाएँगी, मजबूत हो जाएँगी। जब मजबूत हो जाएँगी तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है? लक्षण क्या होगा? सीने में दर्द होगा, साँस फूलना, हाथ-पैर सुन्न होना। तो हाथ-पैर सुन्न होना, साँस फूलना और सीने में दर्द होना ये सब किसकी लक्षण है? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और इसके कारण आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। हाइपरकोलेस्टेरोमिया, ठीक है? इसको कहते हैं। इसकी कमी से देखिए क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होना दुर्लभ है, दुर्लभ। बहुत कम कोलेस्ट्रॉल लोगों का कम होता है, लेकिन ये कुपोषण या लीवर की गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल बहुत डाउन हो गया है, वैसे तो होता नहीं है ये बहुत कम है, लेकिन अगर हो भी गया है तो आप समझिए कि आप या तो कुपोषण है, आपको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है और या तो आपको लंबी डिज़ीज़ है किसकी लीवर की, तभी ये घटना हो सकती है। तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे। बचाव के लिए आप क्या करेंगे? तला भुना और ट्रांस फैट कम करें। तला भुना और ट्रांस फैट मतलब जो बाहर से हम लोग फैटी चीज़ें खाते रहते हैं ना पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर उस इस तरीके की चीज़ें, तो इनको हमें बचाव करना है इन चीज़ों से। ओट्स, मेवे और हरी सब्जियाँ खाएँ। ओट्स आप खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं, मेवा मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं, उसके साथ-साथ हरी सब्जियाँ आप खा सकते हैं। पैदल चलना, वॉकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप पैदल ज़रूर चलें, अगर आपको ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यूरिया। तो ब्लड में जो यूरिया होती है, अब वो भी बहुत महत्व रखती है हमारे लिए। तो सामान्य मात्रा 15 से 40 एमजी पर डीएल होती है, सामान्य मात्रा में। ये प्रयोगशाला के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था।
ठीक है, 17 से 30 भी हो सकती है। तो एनसीईआरटी का डाटा आपका 17 से 30 बताता है, लेकिन अगर आप 15 से 40 के बीच में भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लेबोरेटरी में इतनी पाई गई है। अधिकतम अगर हम देखेंगे तो अधिकतम में क्या होगा, रोग क्या होगा, किडनी की खराबी, किडनी की खराबी आ सकती है अगर आपकी यूरिया बढ़ी हुई है, जिसे यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन आपको हो जाएगा, या मूत्र मार्ग में रुकावट हो सकती है। तो आपकी किडनी की खराबी हो सकती है, मतलब किडनी डिजीज हो सकती है, या फेल भी हो सकती है किडनी। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो सकता है, या मूत्र मार्ग में भी आपकी रुकावट आ सकती है अगर आपका क्या है, यूरिया बढ़ी हुई है तो। लक्षण में क्या होगा, जी मितलाएगा आपका, मतलब उल्टी जैसी आएगा, पैरों में सूजन हो जाएगी, और पेशाब कम आना, खुजली होना। तो अगर आपके पैरों में सूजन है और पेशाब कम आ रही है और खुजली है और जी मिचला रहा है, तो आपको ये लक्षण हो सकते हैं कि यूरिया बढ़ी हुई है। अच्छा, इस क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से डॉक्टर बन जाएँ, नहीं, ये तो ये एक जनरल नॉलेज के दृष्टि से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये क्लास देखने के बाद आप सीधा डॉक्टरी करने लग जाओ अपने ऊपर, ऐसा नहीं है। ये जो है आपको एक नॉलेज देने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, और जो स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट के लिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो इसका यूज़ करके आप डॉक्टरी मत करने लग जाना। कमी, कमी का मतलब क्या है? कारण जो होगा आपका, कमी से कारण और रोग क्या-क्या हो सकते हैं? तो लीवर की गंभीर बीमारी हो सकती है आपको, क्योंकि यूरिया लीवर में बनता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपकी ये चीज़ कमी है तो हो सकता है कि लीवर की गंभीर बीमारी हो, तभी वो यूरिया कम बन पा रही है। ठीक है? और बहुत कम प्रोटीन वाला आहार, या गर्भावस्था, या तो फिर आप गर्भावस्था में हैं, कुछ महिलाएँ गर्भावस्था में होती हैं तो ही इस यूरिया का निर्माण थोड़ा कम होता है। और अगर आप कम प्रोटीन वाला चीज़ें ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो भी ये समस्या हो सकती है आपकी, यूरिया कम बने, ठीक है? हालाँकि यूरिया कम तो नहीं बनती है, लेकिन ज़्यादा ही हो जाती है लोगों में। बचाव, पर्याप्त पानी पिएँ, पानी जो है दिन में 3 से 4 लीटर आपको पीना चाहिए। नमक का सेवन कम करें, तो नमक अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका सेवन कम कर दें, वरना आपको क्या हो जाएगा, यूरिया बढ़ सकती है। यदि किडनी की समस्या हो तो प्रोटीन की मात्रा डॉक्टर की सलाह से लें, ध्यान रखना। अगर आपको किडनी की कोई समस्या है तो आपको प्रोटीन की मात्रा को संतुलित लेना चाहिए, अर्थात कम लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्विक रिवीजन, अगर हम देखें तो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल और यूरिया में अगर हम क्विक रिवीजन देखना चाहें तो ग्लूकोज अगर आपका अधिकतम है तो आपको शुगर की बीमारी होगी, और कमी की समस्या से आपको कमज़ोर और बेहोशी आ सकती है। अगर आपका शुगर कम है तो लोगों को चक्कर आ जाता है, नहीं 2-4 दिन से अगर वो भूखे होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है। जब शुगर लेवल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, उनको बेहोशी जैसे चक्कर आ जाएँगे, फिर उनको कुछ खिलाया-पिलाया जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। मुख्य बचाव क्या करना है हमें, चीनी कम, व्यायाम ज़्यादा करें, ठीक है? तो अगर आपको शुगर है तो आप व्यायाम करें और चीनी की मात्रा कम कर दें, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और ब्लॉकेज, अगर आपको हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक और ब्लॉकेज होने की संभावना है। और अगर आपकी कमी कब हो सकती है, कुपोषण हो, अगर आप कुपोषित हैं तभी आपको ये कोलेस्ट्रॉल कम होने की समस्या हो जाएगी। तेल घी कम करें और पैदल चलना, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ है तो आप तेल घी थोड़ा सा कम कर दें और पैदल चलना शुरू करें। यूरिया कहाँ होती है, किडनी फेल्यूर, यूरिया में अगर आपका क्या समस्या आ सकती है, तो किडनी फेल्यूर हो सकती है अगर आपका यूरिया बढ़ा हुआ है। लीवर की बीमारी, ये संकेत बताएगा कि आपकी लीवर की बीमारी है, इसीलिए आपका यूरिया कम बन पा रहा है। खूब पानी पिएँ और नमक कम करें, ठीक है? तो पानी खूब पीना है हमको और नमक की मात्रा कम करनी है। अब हम आते हैं उस चीज़ पर जिसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जिसे कहते हैं कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स या कणिकाएँ। तो हमने पहले अभी तक क्या देखा था? अभी तक हम लोग प्लाज़्मा देख रहे थे, तो प्लाज़्मा में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमने देखी, 4 प्रकार की प्रोटीन देखी, उन सबको हमने बारीकी से देखा, और उसके साथ-साथ हमने कुछ चीज़ें ये भी देखी कि हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी यूरिया पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसके साथ-साथ शुगर पाई जाती है। उन चीज़ों को भी हमने देखा, क्योंकि वो चीज़ हमारी प्लाज़्मा में ही पाई जाती है। तो इसलिए वो चीज़ों पर भी हमने डिस्कशन किया, कितना होना चाहिए, किसकी कमी से, किसकी अधिकता से क्या-क्या रोग हो सकता है, वो चीज़ भी हम लोगों ने देखी। तो आज अब हम आ चुके हैं उस हिस्से पर जिसमें है कार्पल्स या ब्लड कार्पल्स या कणिकाएँ जिसको कहते हैं। ये हमारी 45% होती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है? एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आरबीसी जिसे कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएँ, या कणिकाएँ भी कह सकते हैं, कार्पल्स भी कह सकते हैं। इसका अगर हम बायोलॉजिकल नाम देखें तो इसको, या फिर इसका लैटिन नाम देखें तो इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आपकी रिपोर्ट में इरिथ्रोसाइट्स लिखा होगा, ठीक है ना? आपकी रिपोर्ट में इरिथ्रोसाइट्स लिखा होगा। तो निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में, लीवर और प्लीहा में होता है, जैसा कि पूरा ब्लड का निर्माण हो रहा था।
उसके बाद जन्म के बाद आपका लाल अस्थिमज्जा में होगा। ये देखिए लाल अस्थिमज्जा जो बोन होती है, बोन के बीच में लाल अस्थिमज्जा होता है, तो उसी में आपका भ्रूण का ये जो है आपका किसका आरबीसी का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं ना, ये आरबीसी है, तो ये इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, ये लाल अस्थिमज्जा है ये वाला। प्रक्रिया क्या होती है, इथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया होती है जब आपकी आरबीसी बनती है। और होल ब्लड जब बनता है तो हमने आपको बताया था, तो कौन सा होता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और संख्या की अगर बात करें तो पुरुषों में ये 50 से 55 लाख होती है पर मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब सॉरी। आप देखिए 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर कितना होगा, ये मैं मार्कर दिखा रहा हूँ, मार्कर के ये नोक के बराबर, ठीक है, ये पेन है, तो इस पेन की एक नोक है, वो शायद वो भी कई मिलीमीटर की है। अगर इतने मिलीमीटर का एक क्यूब बनाएंगे और उसमें देखेंगे तो 50 से 55 लाख मात्रा में मिलेंगे आरबीसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। अगर हम इसको इंटरनेशनल यूनिट में देखेंगे तो 5 से 5.5 मिलियंस मिलती हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। उसके साथ महिलाओं में 40 से 45, तो इसमें भी 5 लाख पर मिलीमीटर कम होती हैं आरबीसी महिलाओं में, ठीक है। और अगर वो इंटरनेशनल यूनिट से देखेंगे तो 4 से 4.5 मिलियन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी देख रहे हैं, ये देखिए आरबीसी का आकार देखिए किस टाइप का है, ये आपकी आरबीसी होती है। आरबीसी का आकार और आकृति में देखेंगे तो सबसे बड़ी आरबीसी आपकी उभयचरों में किसकी होती है, उभयचरों में किसकी होती है, उभयचरों की होती है, अर्थात मेढक की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी अगर हम बताएंगे तो उभयचर में मेढक की होती है, ठीक है। 80 माइक्रोमीटर की होती है इसकी, 80 माइक्रोमीटर की, 80 माइक्रोमीटर की एक आरबीसी होती है। सबसे छोटी अगर हम देखेंगे तो कस्तूरी हिरण की है, जो स्तनधारी में अगर सबसे छोटी पूछी जाएगी आरबीसी किसकी होती है, तो कस्तूरी हिरण की पूछी जाएगी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आकार कितना होता है, 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, 2.5 माइक्रोमीटर का इसका आकार होता है। इसके बाद आते हैं स्तनधारियों में सबसे बड़ी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी होती है ये अफ्रीकन हाथी की, किसकी होती है, अफ्रीकन हाथी की। स्तनधारियों में अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी, तो ये होगी स्तनधारियों में अफ्रीकन हाथी की, जिसकी होती है 8.5 माइक्रोमीटर, ध्यान रखना 8.5 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे बड़ी अगर हम देखेंगे तो उभयचरों में होती है, जो कि 80 माइक्रोमीटर की होती है। मनुष्यों में, हम लोग मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो 7.5 माइक्रोमीटर की आरबीसी होती है मनुष्यों में, ठीक है। आकार में अवतलाकार या गोलाकार हो सकती है। अवतलाकार का मतलब ऐसी हो सकती है और गोलाकार भी हो सकती है आरबीसी, तो अवतलाकार या गोलाकार आकृति हो सकती है इसकी। नोट करेंगे, अगर हम नोट पॉइंट के रूप में देखें अगर, तो स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कारण क्या होता है इसमें केंद्रक ना पाए जाने का, तो इसके पीछे का कारण है कि देखिए जो आरबीसी होती है वो हमारी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन हमारे लिए क्यों करती है, क्योंकि हमें ग्लूकोज तोड़ना होता है। तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा कि हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, अगर किसी भी कोशिका में हम केंद्रक रख देंगे, चूंकि केंद्रक उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, तो नेचर ने क्या रखा, उसका केंद्रक निकाल दिया, आरबीसी का केंद्रक ही निकाल दिया। अब कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत जगह है, अब तुम सभी में बिठा के किसको ले जाओ, आरबीसी उसको ऑक्सीजन बिठा के ले जाओ। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा हो सके इसलिए केंद्रक निकाला गया, ठीक है। नेचर ने निकाला, हमने नहीं निकाला। परंतु ऊंट या लामा में पाई जाती है, ये आप अपवाद याद रखेंगे। सीधा पूछा जा सकता है कि आरबीसी किस में पाई जाती है, तो जो ऊंट होते हैं, ऊंट और लामा होता है, उसमें ये पाई जाती है। जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है, 90 से 120 दिन आपकी एनसीईआरटी बताती है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो जीवन काल 120 दिन या 90 से 120 दिन, आप इसको लिख सकते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का आपका कब्रिस्तान जो होता है वो प्लीहा या लीवर में स्थित कुफर कोशिकाएं। तो प्लीहा, अगर आपका प्लीहा ऑप्शन नहीं है तो लीवर में कुफर कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में इसका आरबीसी का भक्षण किया जाता है। तो जनरली तो लोग प्लीहा स्प्लीन बता देते हैं, लेकिन कहाँ होता है, लीवर में स्थित कुफर कोशिकाएं। एग्जाम में शायद मुझे याद है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार, रेलवे के ही एग्जाम में। चलिए, संभावित रोग, संभावित रोग से अगर आरबीसी की आपकी है तो आरबीसी से संबंधित क्या रोग हो सकते हैं, तो आयरन की कमी से एनीमिया। तो अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी है, ठीक है, तो क्या होगा, एनीमिया होगी। सबसे सामान्य प्रकार है ये, एनीमिया होता रहता है, लोगों को आयरन की कमी होती रहती है और फिर उसके बाद वो बढ़ जाती है कुछ दवाई वगैरह लेने से। विटामिन बी 12 और फोलेट की कमी से, विटामिन बी 12 अगर फोलेट की कम हो जाए तो पार्सीमियम एनीमिया हो जाती है, ठीक है। क्या लिखा है, पार्नीशियम एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। एक आपका रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, यह अनुवांशिक रोग है जिसमें कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये देखिए अर्धचंद्राकार, इस टाइप की ये कोशिकाएं हो जाती हैं। तो इस टाइप की अगर कोशिकाएं हो जाएंगी तो सोचिए
अगर उनका आकार छोटा हो जाएगा तो वो क्या ऑक्सीजन प्रदान कर पाएंगी? नहीं ऑक्सीजन प्रदान कर पाएंगी तो आपको कमजोरी आएगी तो आपका शरीर कमजोर होगा और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो ये सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये अनुवांशिकीय रोग होता है। ठीक है, अगर आपके पिताजी को या उससे पहले अगर आपकी पीढ़ी में किसी को है तो हो सकता है, संभावना है कि आपको ये रोग हो सकता है। अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या होता है? ये एक वंशानुगत रक्त विकार है। तो ये क्या है? एक थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है। ये वंशानुगत है, जैसे अनुवांशिक होता है ना वैसे ही वंशानुगत है। लक्षण क्या हो सकते हैं? लगातार थकान रहना, कमजोरी, त्वचा और नाखूनों का पीलापन, सांस फूलना, चक्कर आना, हाथ पैर टेढ़े रहना। तो अगर आपको लगातार थकान रहती है और कमजोरी कमजोरी लगती है, त्वचा और नाखून पीले पड़ रहे हैं और सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, तो हाथों और पैरों में ये ठंडे रहना, तो ये आपका हो सकता है कि आयरन की डिफिशियंसी हो, इस हो सकता है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, या हो सकता है आपकी ये जो सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया नामक रोग होने की संभावना है। हाँ, फिर मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मत अनुमान लगाने लग जाना कि ये रोग मुझे है, ठीक है? ये सिर्फ़ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। बचाव और उपाय, अब हमें अगर ऐसा कुछ है तो बचाव हमें क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए? तो आहार हमें क्या लेना चाहिए? पालक, मेथी, चुकंदर, अनार, खजूर, अंडे और दालों जैसे आयरन और प्रोटीन युक्त विटामिन युक्त भोजन लेने चाहिए। आयरन और विटामिन युक्त भोजन हमें लेने चाहिए। अगर हम बचाव करना चाहते हैं तो पालक, मेथी, चुकंदर, अनार, खजूर, अंडे और दालों जैसे आयरन और विटामिन युक्त भोजन हमें करना चाहिए। विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए नींबू और संतरा जैसे फल खाएँ। तो अगर हमें विटामिन सी की अगर हमें कमी है तो आयरन के अवशोषण के लिए, चूँकि विटामिन सी क्या काम करती है? हमारे आयरन के अवशोषण के लिए काम करती है, क्योंकि विटामिन सी हमारे अंदर स्टोर नहीं होती है, तो हमें उसे पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए। अगर हम विटामिन सी नहीं ले रहे हैं बहुत देर से, तो हमारे अंदर तो होती नहीं है, स्टोर नहीं हो पाती है। तो अब क्या होगा, अगर हम इस विटामिन सी का सेवन नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए। क्यों? हम आयरन जो खाते हैं, आयरन खाने का मतलब आप सीधा लोहा नहीं चबाते हो भाई। आप आयरन खाने का मतलब है आप सब्जियों से, अनाज से, रोटी से, आप हर चीज़ों में आयरन थोड़ा-थोड़ा मात्रा में होता है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो उस चीज़ से अवशोषण करना, अवशोषण माने उससे खींचना। जब उससे खींचते हैं, तो अगर आपके अंदर विटामिन सी नहीं होगी तो उसे खींचेगा कौन? और जब खींचेगा नहीं तो आयरन की कमी हो जाएगी। तो ये बचाव है आपको कि आयरन युक्त भोजन अगर आपको लेते रहना चाहिए और साथ-साथ विटामिन सी आपको पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिसको नींबू और संतरा से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समय-समय पर आरबीसी सीबीसी ब्लड काउंट टेस्ट आप वो करवाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब आरबीसी की अगर अधिकता हो जाए तो क्या काम हो सकता है? अभी हमने कमी के कारण देखे थे रोग, अब अगर अधिकता हो जाए तो क्या होगा? पॉलीसीथेमिया रोग हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाएगा। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है? जब आरबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कमी से कौन-सा रोग होता है? तो आपको आयरन की कमी हो जाएगी, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। क्या होगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ये सब लक्षण हमने देखे थे। अब हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया, अगर अधिकता हो जाएगी तो पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे संचार धीमा हो सकता है। तो ध्यान रखना, रक्त गाढ़ा हो जाता है, संचार धीमा हो सकता है, ठीक है? आरबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। आप खुद सोचिए, जिसमें जगह है 55 लाख शायद आरबीसी थी, अगर 50 से 55 लाख आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब में है और उनकी संख्या हम 1 से 10 लाख कर देंगे तो क्या वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, द्रव ऐसा बन जाएगा। अब वो द्रव जब नसों में बहेगा तो वो ज़्यादा फ़ोर्स लगाएगा, तो दिक्कतें आपको बढ़ेंगी, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है? संभावित रोग, रोग क्या हो सकता है? पॉलीसाइथेमिया में बेरा एक रोग है। ये एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसे बोन मैरो बहुत अधिक आरबीसी बनाती है। तो बेरा नामक एक रोग है जो कि ये कैंसर है, कैंसर का प्रकार है। तो इसमें क्या होती है, आरबीसी बनाने का जो काम होता है वो किसके पास होता है? बोन मैरो के पास। अब बोन मैरो बहुत अधिक आरबीसी बना दे तो बेरा नामक एक कैंसर का रोग होता है। इरिथ्रो इरिथ्रोसाइटोसिस नामक भी रोग आपको हो सकता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, धूम्रपान या ऊंचाई के कारण होने पर शरीर अधिक आरबीसी बनाने लगता है। देखिए होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये लॉजिकल चीज़ें चलती हैं, देखिए हर चीज़। इरिथ्रोसाइटोसिस नामक बीमारी आपको कब होगी? जब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी कहाँ होगी? तो वही इसमें बता रहा है कि या तो आप धूम्रपान करें, अगर आप धूम्रपान करेंगे तो आपके फेफड़े खराब होंगे, फेफड़े खराब होंगे तो आपके पास ऑक्सीजन कम होगी। और या तो फिर क्या हो सकता है कि आप ऐसे ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, ऊंचाई के कारण। जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पे वायुमंडलीय जो होता है, एयर होती है, वो कम हो जाती है ना।
तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो शरीर को लगेगा कि हो सकता है आरबीसी कम है, तो वो आरबीसी का निर्माण करना शुरू कर देगा। एक्चुअल में तो वहाँ ऑक्सीजन कम थी, मतलब हवा कम थी, लेकिन शरीर को क्या लगा कि आरबीसी कम है और आरबीसी कम होने की वजह से सेल तक हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। तो इसमें भी आरबीसी का बढ़ने लग जाती है अचानक से, ठीक है? तो ये रोग हो सकता है आपको। उसके बाद हृदय या फेफड़े का रोग, आपको हृदय और फेफड़े का रोग भी आपको आरबीसी की कमी के कारण अधिकता के कारण हो सकता है, ठीक है? और ऑक्सीजन की कमी की भरपाई के लिए शरीर संख्या बढ़ा देता है, तो यही है कि आपकी आरबीसी बढ़ा देता है शरीर। लक्षण क्या है? सिर दर्द, चक्कर आना, खुजली, खुजली विशेषकर नहाने के बाद। तो नहाने के बाद अगर आपको खुजली आ रही है तो हो सकता है ये आरबीसी बढ़ी हुई हो आपकी। चेहरे पर का लाल होना और धुंधली दृष्टि और जोड़ों में दर्द। धुंधली दृष्टि, जोड़ों में दर्द, चेहरे का लाल होना, सिर दर्द, चक्कर आना, ये सब लक्षण है इसके। बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी, खूब पानी पीना चाहिए हमें, ताकि रक्त बहुत अधिक गाढ़ा ना हो सके। तो डिहाइड्रेशन से बचें, हम पानी अधिक पीते रहें। धूम्रपान छोड़ें, धूम्रपान से रक्त में ऑक्सीजन घटती है और आरबीसी की संख्या बढ़ती है, ठीक है? और नियमित व्यायाम करते रहें, इससे रक्त संचार सुचारू रूप से रहता है। और उपचार के लिए गंभीर स्थिति में इसे डॉक्टर को खून निकलवा कर या दवाएं सुझाव देना तो ठीक है, ये तो आप डॉक्टर का काम है, मैं ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए विशेषताओं में अगर हम आ जाते हैं तो मुख्य प्रभाव क्या होगा? अंगों को कम ऑक्सीजन मिल पाएगी अगर आपकी आपकी आरबीसी कम है। आरबीसी कम है तो एनीमिया नामक रोग होगा और अंगों को ऑक्सीजन कम मिल पाएगी। अधिकता होगी तो पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होगा और रक्त का गाढ़ा होना, थक्के थक्के का डर रहेगा। और रंग में अगर हम आएंगे तो आपकी पीलापन हो सकता है, आपको एनीमिया रोग होगा तो आपको पीलापन लगेगा और चेहरा लाल हो जाएगा। अगर अधिकता है तो चेहरा लाल लाल लगेगा, तो लाल है तो लाल लगेगा। महत्वपूर्ण तत्व आयरन और विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी। अगर आपको एनीमिया नामक रोग है तो आपको आयरन और विटामिन बी 12 की कमी है का मतलब है। और अगर आपको अधिकता है तो डिहाइड्रेशन और ऑक्सीजन की कमी है, ये माना जाएगा। उसके बाद खतरा किसका बढ़ता है? तो अगर आपकी कमी है तो हृदय गति बढ़ना, हृदय गति बढ़ सकती है और अंग विफल हो सकते हैं। और अगर आपको अधिकता है तो किसकी स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है। देखिए कितनी लॉजिकल बात है। कमी हो गई, अब सोचिए कमी हो गई। अब जब कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो हृदय को लगेगा कि ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, कि हो सकता है ब्लड पहुँच नहीं रहा, तो ब्लड क्या करेगा? गति बढ़ा देगा। जो हमारा हार्ट है, हार्ट पंपिंग दर बढ़ा देगा और जब तेज़ से पंप करेगा तो वहाँ पे आप जानते हो कि जब किसी पाइप में अगर प्रेशर है और उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर से अगर हम कोई चीज़ डालेंगे तो पाइप फटेगा। तो जब पाइप फटेगा तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, अंग विफल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हार्ट अटैक भी आ जाएगा तो हार्ट अटैक का मतलब हार्ट हार्ट आपका विफल हो गया। स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। हार्ट अटैक का खतरा कब बढ़ेगा? पॉलीसाइथीमिया में रक्त गाढ़ा हो जाता है और जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो सोचिए आप, जब हम उसको प्रेशर दे रहे हैं और वो इतना गाढ़ा हो गया है कि आगे जा ही नहीं पा रहा है तो उसको क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज बना देगा। ब्लॉकेज बना देगा तो आपको अटैक आ जाएगा, ठीक है? रक्त ब्लॉकेज हो जाएगी नस। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हीमोग्लोबिन टॉपिक पर। तो अब हमने आरबीसी देख लिया था, अब हम लोग देख रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसमें श्वसन वर्णक होता है। तो श्वसन वर्णक इसी में होता है। जो हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास में हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, हालांकि ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑक्सीजन नहीं, हम वायुमंडल से तो क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। हवा हवा में बहुत सारी प्रकार की गैसें होती हैं, लेकिन हमारे फेफड़े में भी बहुत सारी हवाएं जाती हैं, लेकिन वहाँ से जो हमारा एचबी है, हीमोग्लोबिन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता है और अंदर लेके जाता है। ऑक्सीजन को पकड़ता है और अंदर लेके जाता है, बाकी की गैसों से उसे कोई मतलब नहीं। तो कार्य क्या करता है? ये गैसों का परिवहन करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये गैसों का परिवहन करता है, रक्त का पीएच बनाए रखने में ये काम करता है। तो रक्त का ये पीएच भी बनाए रखता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम है, ये एक प्रोटीन है जो कि आपका श्वसन वर्णक कहलाता है और ये गैसों के परिवहन में काम करता है और आपका रक्त का पीएच बनाए रखता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जा सकता है। तो मान लीजिए ये कोई हीमोग्लोबिन का अणु है, ठीक है? और इसमें 4 ऑक्सीजन के अणु अणु बैठ जाएंगे और कहेंगे चलो, चल दिए, जिस जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है लेते जाओ। तो वो जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन देके आ जाएगा। जो वो ऑक्सीजन लेगा फिर उसको तोड़ेगा और अपना ग्लूकोज जलाएगा और एनर्जी प्राप्त करेगा, ठीक है? उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन में 5% हिमवर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में 5% हिमवर्णक पाया जाता है। फेरस युक्त धातु की वजह से लाल रंग होता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? तो फेरस की वजह से, फेरस फेरस की वजह से, ठीक है? तथा 95% ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें 95% आपका क्या पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है।
तो हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, 5% वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फेरस युक्त रहता है, ठीक है, हिमवर्णक होता है। पुरुषों में अगर हम इसकी मात्रा देखेंगे तो 14 से 16 ग्राम पर डीएल होती है। 14 से 16 ग्राम पर डीएल होती है पुरुषों में, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर डीएल होती है। इसमें महिलाओं में थोड़ा-सा कम होता है रक्त, हीमोग्लोबिन जिसे कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। कितनी होती है? 2 पॉइंट कम होती है। तो 14 से 16 ग्राम पर डीएल पुरुषों में और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर डीएल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से, अब हीमोग्लोबिन की अगर आपकी कमी है तो क्या होगा? एनीमिया नामक रोग होगा। एनीमिया नामक रोग क्यों होगा? क्योंकि ये आरबीसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरबीसी का मुख्य अंग ही हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन है तो मतलब आरबीसी की कमी हो गई होगी। तो आरबीसी की कमी हो गई होगी तो मतलब क्या होगा? एनीमिया नामक रोग हो गया होगा। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ब्लड को लोग आरबीसी ही ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन ही ले लेते हैं। लोगों को लगता है कि ब्लड निकाल दिया मतलब हीमोग्लोबिन निकाल दिया, नहीं, लेकिन हीमोग्लोबिन एक्चुअल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर है। जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे वे थकने लगते हैं। तो अगर हमारे जब हमें हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो एनर्जी कम बनेगी तो हम थक जाएँगे, सीधी-सी बात है। संभावित रोग क्या हो सकते हैं? आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया रोग होगा। अगर आपके आयरन डिफिशियंसी है तो आपको एनीमिया नामक रोग होगा। सबसे सामान्य रोग है। क्या लिखो? एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? जब शरीर नई कोशिकाएँ बनाना बंद कर देता है, तो एप्लास्टिक एक एनीमिया नामक रोग होता है। एप्लास्टिक एनीमिया नामक रोग में क्या होता है कि शरीर जो है वो नई कोशिकाएँ बनाना बंद कर देता है। आरबीसी की कोशिकाएँ ही बनाना बंद कर देता है वो शरीर। तो एप्लास्टिक एनीमिया मानी जाती है। विटामिन की कमी, अब विटामिन की कमी बी12 की और फोलिक एसिड की कमी के कारण भी ये रोग आ सकता है। ठीक है? कौन-सा? जो आपको एनीमिया नामक रोग, ठीक है? इसके बाद लक्षण क्या-क्या होंगे? बहुत अधिक थकान होगी, आपको थकान बहुत ज़्यादा होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, अब आपको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, त्वचा का पीला पड़ना, स्किन आपकी क्या होगी? स्किन पीली पड़ जाएगी आपकी, साँस फूलना और दिल की धड़कन तेज़ होना। आपको साँस फूल सकती है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है, ये इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और सिर दर्द और हाथ-पैर में ठंडे रहना, तो सिर दर्द और हाथ-पैर अगर आपके ठंडे रह रहे हैं, तो हो सकता है आपको हीमोग्लोबिन का कमी हो। बचाव और उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए? आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए। आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए हमें बचाव के लिए। पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं और काला चना यूज़ कर सकते हैं, अनार और खजूर खाएँ। खजूर, अनार और ये सब चीज़ें हमने जो बताई हैं, इसको आपको सेवन करते रहना चाहिए। विटामिन सी, आयरन को सोखने के लिए भोजन के साथ नींबू, संतरा या आँवला लें। ठीक है? तो हमने आपको बताया था, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। कॉफ़ी चाय, कॉफ़ी से दूर रहें। भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी ना पिएँ क्योंकि ये आयरन के अवशोषण को रोकती है। तो भोजन के आप तुरंत बाद चाय, कॉफ़ी ना लें, ताकि ये क्या होता है कि जब हमने भोजन खाया अब उसके अवशोषण को क्या होगा, अवशोषण में आयरन सोखा जा रहा होगा। लेकिन आप चाय पी लेंगे और कॉफ़ी पी लेंगे तो उस समय क्या होगा कि आयरन जो है वो उसमें से निकाला नहीं जा पाएगा। तो उसको आप बचें थोड़ा-सा ऐसा करने से चलें। हीमोग्लोबिन की अधिकता। अब देखिए हीमोग्लोबिन की अगर अधिकता हो जाए, अभी हमने एनीमिया नामक रोग देखा था, जो कमी के कारण हो जाता। हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत अधिक होने से रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे नसों में खून के थक्के क्लॉट्स जमने का डर रहता है। तो हीमोग्लोबिन अगर आपका गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? रक्त का थक्का जम जाएगा। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ना कि आरबीसी से मैच कर रही हैं। एक्चुअली में आरबीसी है क्या? आरबीसी ही हीमोग्लोबिन को ले जाती है। तो आरबीसी का एक पार्ट है हीमोग्लोबिन। है ना? तो इसीलिए ये चीज़ें आरबीसी से मैच कर रही हैं। आप ऐसा मत सोचना कि सर ये जो चीज़ें बार-बार रिपीट हो गई, नहीं, नहीं। आरबीसी अलग चीज़ है और हीमोग्लोबिन एक अलग चीज़ है। संभावित रोग क्या हो सकता है? पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होगा जिसे बेरा एक रक्त विकार है। ठीक है? बेरा जब हमने पीछे आरबीसी में पढ़ा था तो ये कैंसर विकार होता है, ये बेरा एक रक्त विकार है। फेफड़े का रोग हो सकता है आपको, जिसे को कहते हैं सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए शरीर ज़्यादा एचबी बनाने लगता है। तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो शरीर को लगेगा कि कहीं न कहीं एचबी की कमी है, तो शरीर क्या करेगा? एचबी धड़ाधड़ एचबी बना देगा। किडनी ट्यूमर, आपको किडनी ट्यूमर हो सकता है, कुछ मामलों में किडनी ज़्यादा अ, एरिथ्रोपोइएटिन हार्मोन बनाती है। एरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज़्यादा बना देती है किडनी, ठीक है? तो ये किडनी ट्यूमर हो सकता है। लक्षण में अगर हम देखेंगे तो चक्कर आना और सिर दर्द। अगर ये आपको पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हुआ है तो आपको क्या हो सकता है? आपकी हीमोग्लोबिन की अगर अधिकता है तो क्या चक्कर आ सकते हैं, दर्द हो सकता है, चेहरों और आँखों में लाल दिखना हो जाएगा, त्वचा की खुजली हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। बचाव के लिए आपको पानी का भरपूर सेवन करें और शरीर को हाइड्रेट रखें ताकि खून का गाढ़ापन ना हो सके। धूम्रपान से बचना है हमें, स्मोकिंग और शरीर की ऑक्सीजन घटती है जिससे हीमोग्लोबिन अप्रभावित रूप से गाढ़ा हो जाता है।
ऊंचाई वाले स्थानों से बचाव करें हम, ऊंचे पहाड़ों और ऑक्सीजन की कम होती है जिससे एचबी बढ़ता है। और नियमित रक्तदान, डॉक्टर की सलाह पर समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है किससे, आरबीसी से। हीमोग्लोबिन कम होगी तो आपको क्या करना है, क्या खाएं, पालक, चुकंदर, अंडा, विटामिन सी का आप सेवन करें। और किससे बचें, तो भोजन के साथ चाय और कॉफ़ी से बचें अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो खूब पानी पिएं और व्यायाम करें। उसके साथ साथ धूम्रपान और तंबाकू से बचना चाहिए। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या है, ल्यूकोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और एक होती है आपकी प्लेटलेट। ठीक है, तो इसे कहते हैं यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, हमारे शरीर को की रक्षा सेना है। इसका मुख्य काम संक्रमण संक्रमण इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ना है। तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है आपके शरीर में, रक्षा करती है। तो रक्षक या सेना भी कह सकते हैं इसे, आर्मी भी कह सकते हैं आप इसे अपने शरीर का। तो इसका मुख्य काम होता है संक्रमण या जो इन्फेक्शन होता है, बीमारियां होती हैं, उनसे ये बचाव करता है। निर्माण में अगर हम बात करेंगे तो इसका पीली अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका पीली अस्थि मज्जा में होगा। रेड बोन मैरो में किसका हो रहा था, आपकी आरबीसी और हीमोग्लोबिन का हो रहा था। लेकिन यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे आपकी पीली अस्थि मज्जा में होगा निर्माण किसका, डब्ल्यूबीसी का। निर्माण में सहायक कौन सी होगी, थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी, थाइमस ग्लैंड होती है ना, थाइमस ग्लैंड और प्लीहा। थाइमस ग्लैंड आपकी यहाँ पे चेस्ट के पास स्टर्नम के पीछे होती है, छोटी सी। तो ये 12 साल तक बताया जाता है ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसके बाद ये थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाती है। तो जितने भी टीकाकरण वगैरह वगैरह चीज़ें होती है वो सब 12 वर्ष की उम्र तक हो जानी चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपके सैनिक आपके रक्षक बन जाते हैं, बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो भविष्य में आपको बीमारियों का खतरा कम होता है। और यही होता है आपका टीकाकरण। तो थाइमस और पिलिया आपकी सहायता करती है किसमें, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में। संख्या की बात करें तो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में होती है ये। 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में होती है। और कई कई जगह पे 7000 से 11000 मिलीमीटर क्यूब भी लिखा होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, एनसीईआरटी का डाटा है 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। और कई कई स्टैंडर्ड बुक में आपको 7000 से 11000 मिलीमीटर क्यूब भी होता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सर्वाधिक मात्रा आपकी न्यूट्रोफिल्स की होती है। सर्वाधिक मात्रा अगर डब्ल्यूबीसी में देखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा आपकी न्यूट्रोफिल्स में होती है, इसमें 65% आपकी न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। सबसे कम जो होती है वो बेसोफिल्स होती है, जो कि 5% होती है बेसोफिल्स। जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल हो सकता है, या फिर कुछ घंटों से लेकर के बरसों तक का हो सकता है। जैसे आपको कैंसर हो गया या ऐसी कोई डिजीज हो गई जो बहुत दिन तक ठीक नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या उतने दिन तक रहेगी उस प्रकार की। एक तरीका से रक्षा, मान लीजिए अगर आपको कोई आक्रमण किया है, अब आक्रमण किया है, मान लीजिए बॉर्डर पे आक्रमण हुआ है, तो आक्रमण वाले जब तक वहाँ रहेंगे तब तक हमारी सेना भी वहाँ खड़ी रहेगी। और आक्रमण वाले अगर चले जाएंगे तो हमारी सेना वापस आ जाएगी। तो वही हाल होता है कि अगर हमारा डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि आक्रमण हो रहा है कहीं से। तो आक्रमण हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें रोग कोई ना कोई आने वाला है या हो चुका है। आकार एवं आकृति देखेंगे तो आकृति इनकी अनिश्चित होती है, कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती है। देखिए डब्ल्यूबीसी आप चित्र में देख रहे थे ना, ये आरबीसी है, रेड वाली ये आरबीसी है। और ये व्हाइट वाली आपकी ये डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये व्हाइट दिख रही है तो ये डब्ल्यूबीसी हो गई। इसके बाद देखिए आकार एवं आकृति में देखेंगे तो ये अनिश्चित आकृति इसकी होती है। इसमें पाली युक्त केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था। लामा ऊँट को छोड़ के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी में आपको पाली युक्त केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार आरबीसी एवं प्लेटलेट्स से बड़ा होता है। तो डब्ल्यूबीसी का आकार आप ध्यान रखेंगे तो आरबीसी और प्लेटलेट्स से बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी का आकार। सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट्स। तो अगर हम डब्ल्यूबीसी में देखेंगे तो सबसे बड़ी क्या होती है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये मैंने संख्या में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ बड़ी आकार में तो ये मोनोसाइट्स बड़ी होती है। सबसे छोटी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स होती हैं। सबसे छोटी आपकी क्या होगी, लिम्फोसाइट्स होती हैं सबसे छोटी। और एड्स में अगर आपको एड्स बीमारी हुई है तो लिम्फोसाइट्स आपकी कम हो जाती है। तो सॉरी, हाँ, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एड्स अगर आपको हुआ है तो आपकी लिम्फोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि डब्ल्यू लिम्फोसाइट्स ही एड्स को मारने के लिए काम करती हैं। तो एड्स अगर आपका प्रभावी हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी लिम्फोसाइट्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं, मारी जा चुकी हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तुलना करेंगे तो 6000 अनुपात 1 मिलेगा। तो आरबीसी समझिए, एक अगर हम देखें अनुपात देखें तो 6000 आरबीसी मिल जाएंगी तब हमें एक डब्ल्यूबीसी मिलेगी। 6000 आरबीसी तब एक डब्ल्यूबीसी। ये देखिए आप,
ये व्हाइट ब्लड सेल्स का मैंने यहाँ चित्र लगाया है, ये आप देख सकते हैं और इसके कार्य ये देखिए टाइप्स यहाँ लिखे गए हैं। डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें से प्रत्येक का विशिष्ट कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है। 5 प्रकार की होती है तो सभी का कार्य अलग-अलग होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये सबसे अधिक संख्या में होती है। न्यूट्रोफिल्स हमने बताया था सबसे अधिक संख्या में होती है। इसका नाम बैक्टीरिया और फंगस को मारकर संक्रमण को रोकती है। तो इसका काम होता है बैक्टीरिया अगर आपके शरीर पे कोई आक्रमण करेगा, बैक्टीरिया और फंगस, तो ये न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होंगी और उसको खत्म करेंगी। जैसे हमारे सेना आर्मी होती है ना, आर्मी जैसे बीएसएफ होगी, आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, ठीक है, इस तरीके से कमांडो हो गए, पैरा कमांडो हो गए, असम पुलिस हो गई। तो क्या है ये सब अलग अलग प्रकार के हैं, रक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके बॉर्डर पे किसी प्रकार की कोई गतिविधि हुई तो बीएसएफ वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए आपके शरीर में बैक्टीरिया और फंगस ने आक्रमण किया तो न्यूट्रोफिल्स आपकी वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगी। आपके होता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी बनाती है, तो लिम्फोसाइट आपकी एंटीबॉडी बनाती है। ये वायरल ये वायरस से लड़ने और कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में मदद करती है। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये आपकी वायरस वायरस से भी लड़ती हैं और कैंसर कोशिकाओं के पहचानने का काम करती हैं। देखो कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है कि अगर एक एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की संख्या एक जगह पे ज़्यादा हो जाती है। जब एक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या वहाँ पे गुच्छे-नुमा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो वो एक कैंसर ट्यूमर जैसा बन जाता है। तो ये क्या करती है लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स वहाँ पे अगर कोई इकट्ठी हो रही है, कोशिकाएँ अगर एकत्र हो रही हैं, तो उनको पहचानता है और उनको खत्म करने का काम करता है लिम्फोसाइट्स। और वायरस अगर आपके शरीर में कोई वायरस आया है ना, तो जैसे कोविड वायरस था, तो वहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें दी जा रही थी। मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए चीज़ें दी जा रही थी ना, तो वायरस से लड़ने में भी ये लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। उसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट का काम क्या होता है? ये सबसे बड़े आरबीसी होते हैं। आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट्स का। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ा आकार आपका मोनोसाइट्स का होता है। ये कीटाणुओं को निगल जाते हैं और मृत कोशिकाओं को साफ करते हैं। तो ये मोनोसाइट्स जो है वो डब्ल्यूबीसी एक ऐसी है जो कि आपको सबसे बड़ी आकार में होती है। ये कीटाणुओं को निगल जाती है। अगर आपने कोई कीटाणु आपके शरीर में है तो वो उसको खा के खत्म करती है। और उसके साथ-साथ मृत कोशिकाएँ जो कुछ मृत कोशिकाएँ हो जाती हैं उनको भी ये साफ कर देती है। तो मोनोसाइट्स आपके ये काम करती हैं। अब आते हैं आपको ईसोफिल्स। ईसोफिल्स क्या होती है? इस्नोफिल्स क्या होती है? ये परजीवी पैरासाइटिक के खिलाफ लड़ते हैं और एलर्जी के दौरान सक्रिय हो जाते हैं। तो ये पैरासाइटिक मतलब होता है परजीवी, जो आपके शरीर पे रह कर के आपसे भोजन लेंगे और वहाँ पे ग्रो करेंगे। तो ये पैरासाइटिक के खिलाफ लड़ती हैं कौन-सी? इस्नोफिल्स। और आपको ये एलर्जी जैसी समस्या हो जाती है, उसमें ये सक्रिय हो जाती हैं। आपको जुकाम वगैरह बुखार हो जाता है ना, जुकाम वगैरह हो जाती है, ये कोई एलर्जी हो जाती है। जुकाम मतलब एक एक प्रकार की एलर्जी है, ठीक है? तो अगर आपको एलर्जी जैसी कोई चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे इस्नोफिल्स जो है आपकी वो एक्टिव हो जाएँगी और आपकी इस्नोफिल्स बढ़ी हुई आएँगी। और एक होता है बेसोफिल्स, तो अंतिम है ये आपकी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होती है? ये एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान हिस्टामाइन रसायन छोड़ती है। तो अगर आपको एलर्जी हुई है तो हिस्टामाइन रसायन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एक रसायन छोड़ेगा कौन-सा? हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन जब आपका रसायन छोड़ेगा तो इस्नोफिल्स आपकी एक्टिव हो जाएँगी और एक्टिव हो जाएँगी तो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये देखिए, ये आपका चित्र दिखाया गया है। इसमें देखिए 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है, एक तो ग्रेनुलोसाइट, एक होता है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ये देखिए छोटे-छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, यही है ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ये डॉट-डॉट जिसमें दिखेंगे वो ग्रेनुलोसाइट हो जाएँगे और अग्रेनुलोसाइट का मतलब है जिसमें डॉट-डॉट नहीं होंगे। तो जिसमें डॉट-डॉट है वो कौन-सी है? न्यूट्रोफिल्स है आपकी, इस्नोफिल्स है और बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स ये 3 हैं आपकी ग्रेनुलोसाइट्स। इसके बाद अग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है? लिम्फोसाइट्स और उसके बाद मोनोसाइट्स, ये आपकी अग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इसको याद रखिए। चलिए डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण ल्यूकोपेनिया नामक रोग होता है। कौन-सा होता है? ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है जब डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 4000 से लेकर के आपकी 11000 सेल्स पर एमसीएल से कम हो जाती है। ठीक है, ये 4000 से 11000 भी आप कहीं-कहीं लिखा हुआ हो सकता है। वैसे तो 6000 से 8000 एनसीईआरटी में दिया गया था, 7000 से 11000 तक उसमें स्टैंडर्ड बुक में था। लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे 4000 से 11000 भी कहीं-कहीं डाटा मिल जाता है, तो ये वेरिएशन होता रहता है। संभावित रोग या कारण वायरल इन्फेक्शन जैसे एचआईवी या हेपेटाइटिस, अगर इसकी कमी है तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी या हेपेटाइटिस का रोग हो सकता है। बोन मैरो में की समस्या या कैंसर, बोन मैरो की समस्या हो सकती है या कैंसर हो सकता है अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है।
ये डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम है तो डॉक्टर अनुमान लगाते हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन या एचआईवी या हेपेटाइटिस हुआ होगा, या बोन मैरो में कोई समस्या आई होगी, या हो सकता है कैंसर हो गया हो। विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की भारी कमी, अब फिर डॉक्टर चेक करवाता है विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड तो आपके शरीर में कम नहीं है। अगर कम होगा तो डब्ल्यूबीसी कम बनेगी, डब्ल्यूबीसी कम बनेगी तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि ल्यूकोपस, ऑटो इम्यून बीमारी भी हो सकती है। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब है अपनी ही डब्ल्यूबीसी को स्वयं खत्म करना। ये ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है। लक्षण बार बार बुखार आना, मुंह में छाले, गले में खराश और बार बार संक्रमण आना। तो ये सब आपके क्या है, ल्यूकोपीनिया नामक रोग के लक्षण हैं, ठीक है, कमी के कारण। बचाव में स्वच्छता पर ध्यान रखें ताकि संक्रमण ना हो। प्रोटीन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड युक्त आहार लेते रहें। संक्रमित रोगों से आप दूर रहें, ठीक है, संक्रमित लोगों से आप दूर रहें। तो क्लास बहुत लेंथी हो रही है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की अधिकता, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस नामक हो सकता है, अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग हो सकता है। जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग होता है। संभावित रोग या कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो संक्रमण, शरीर में कहीं भी सूजन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, शरीर में संक्रमण या कहीं भी सूजन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपका ल्यूकोसाइटोसिस है। ल्यूकोसाइटोसिस नाम की अगर आपको बीमारी है, अर्थात कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है। तो ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया नामक क्या होता है, ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। तो ल्यूकोमिया नामक एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक से बहुत बढ़ जाती है। तो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, सोचिए एक प्रकार के सेल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड में ये चीज़ें होती है ना, तो ये ब्लड कैंसर हो जाता है। एलर्जी या अस्थमा, इस्नोफिल्स का स्तर बढ़ जाता है। तो अगर आपको एलर्जी है या अस्थमा हो गया है तो आपको इस्नोफिल्स का स्तर बढ़ चुका है, इसका मतलब है। तनाव क्या है, तनाव अत्यधिक शारीरिक या मानसिक तनाव, तो ये तनाव जैसा कोई चीज़ नहीं है। लक्षण आपको थकान, वजन कम होना और रात में पसीना आना, सांस लेने में कठिनाई और शरीर में दर्द होना, ये आपके लक्षण हो सकते हैं अगर आपको डब्ल्यूबीसी की अधिकता है तो। बचाव के लिए आपको संक्रमण का तुरंत इलाज करवाएं, आपको इलाज करवाना चाहिए। तनाव कम करने के लिए आप योग और ध्यान करते रहें। धूम्रपान, स्मोकिंग छोड़ें क्योंकि ये फेफड़ों की सूजन और डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। तो ये फेफड़ों की सूजन और डब्ल्यूबीसी को ये बढ़ा देता है। अगर हम बात करें इसका एक दृष्टि में, अगर हम देखें कमी किसके कारण, ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है, किसकी, डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण। इसमें कमजोरी आएगी, विटामिन की कमी होगी, अच्छा पोषक लेना चाहिए और साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। अधिकता में हमें ल्यूकोसाइटोसिस नामक बीमारी होती है जिससे हम संक्रमण या कैंसर या एलर्जी मुख्य कारण इसके हो सकते हैं, और संक्रमण का इलाज करवाना चाहिए हमें। और नो स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग हमें रोकना चाहिए। अगले आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा प्लेटलेट्स अर्थात बिम्बाणु। अब हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं वीडियो के अंतिम में जहाँ पे बिम्बाणु अर्थात प्लेटलेट्स, पूरा हम लोगों ने आज ब्लड का टॉपिक सारा कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लेटलेट्स देख रहे हैं, रक्त अर्थात बिम्बाणु देख रहे हैं। लैटिन नाम क्या है, थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोसिस नामक ये लैटिन नाम है इसका, थ्रम्बोसाइटोसिस। निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आपका। संख्या कितनी हो सकती है, अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होता है। संख्या में अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। तो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, आप बहुत सुने होंगे। जब आपको कोई डेंगू हो जाता है आपके रिलेशन में किसी को, तो आप देखते होंगे उसका रिपोर्ट में लिख के आता है प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं। अगर आपकी प्लेटलेट्स सोचिए 50,000 से डाउन चली जाए तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, मरीज को। डब्ल्यूबीसी आरबीसी से ये क्या होती है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों से छोटी होती हैं और अनिश्चित आकार की होती हैं, परंतु अनिश्चित आकार की केंद्रक नहीं होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्यों होता होगा, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक इसलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग कार्य करती हैं अलग अलग चीज़ों पर लड़ने के लिए, तो उनको याद रहना चाहिए कि हमें काम क्या करना है, और उसको याद कौन दिलाता है, केंद्रक। सारी जानकारी तो केंद्रक में रहती है ना, इसलिए। तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती हैं और जीवन काल इनका 8 से 10 दिन का हो सकता है। तो रक्त का थक्का बनाने में ये काम करती हैं और जीवन काल 8 से 10 दिन का हो सकता है। देखने में देखिए ये इस तरीके से लगेंगी, ये वाली देखिए, ये आपकी क्या है, ये देखिए डेंड्राइट ऐसे निकले हुए हैं ना, ये आपकी क्या है, प्लेटलेट्स। बाकी ये रेड वाली तो आरबीसी है और ये वाइट वाली आपकी डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स के कार्य की बात करें तो रक्त स्राव रोकना, जब शरीर में कहीं चोट लगती है तो प्लेटलेट्स वहां पहुंच करके एक प्लग या ढक्कन की तरह काम करती है ताकि खून बहना बंद हो जाता है। तो ये रक्त स्राव को रोकने में काम करती है। घाव भरना, क्षतिग्रस्त ऊतकों टिश्यूज की मरम्मत करने में ये मदद करती है। तो अगर आपकी कहीं कट जाता है तो वहाँ पे ये घाव भरने में भी मदद करती है, संख्या बढ़ा देती है वहाँ पे। और प्लेटलेट्स की कमी, थ्रम्बोसाइटोस साइटोपेनिया,
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नामक रोग हो जाता है आपको अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो तो। सामान्य प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होनी चाहिए, और यदि 1.5 लाख से नीचे चला जाता है तो इसकी कमी मानी जाती है। तो अगर आपकी प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे आ गई है तो आपको कही जाएगी कि प्लेटलेट्स आपकी डाउन है। संभावित रोग होने का खतरा क्या है? डेंगू और मलेरिया। आगे आपकी अगर आप प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो आपको डेंगू या मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों में प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरते हैं। विटामिन बी 12 में फोलिक एसिड की कमी। अब हो सकता है कि आपको विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी हो, तो डॉक्टर इसका विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड के भी टेबलेट देते हैं अगर आपकी प्लेटलेट्स कम होती है तो। ये भी देखा जाता है कि अगर आपकी लीवर की बीमारी की तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी लीवर बीमारी जैसे कि लीवर सिरोसिस हो गया, तो लीवर सिरोसिस अगर हो गया है तो सोचिए प्लेटलेट्स बनेंगी कहाँ पे। कैंसर या कीमियोथेरेपी, अगर आपने कैंसर या कीमियोथेरेपी इलाज करवाया है तो आपको ये समस्या हो सकती है, प्लेटलेट्स कम हो सकती है। लक्षण में क्या होगा आपका? चोट लगने पर खून का ना रुकना। चोट लग रही है और आपका खून जल्दी से बंद नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी है। त्वचा का लाल या बैंगनी रंग से चकत्ते पड़ना, तो त्वचा का लाल या बैंगनी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं आपकी त्वचा पर तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। मसूड़ों या नाक से खून आना, मसूड़े या नाक से खून आना आपका ये भी एक कारण हो सकता है। मल या मूत्र में खून आना, तो अगर आपके मल या मूत्र में खून आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स आपकी कमी हो सकती है। बचाव और उपाय के लिए हमको आहार क्या लेना चाहिए? पपीते के पत्ते हमको पपीते पत्ते का रस लेना चाहिए। पपीते के पत्ते का हमको रस यूज करना चाहिए। गिलोय 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में गिलोय, बाबा रामदेव ने बहुत प्रचार इसका किया था गिलोय का। कीवी कीवी फल खाना चाहिए। नारियल पानी पीना चाहिए और पालक का सेवन करते रहना चाहिए। ये आपके बचाव के लिए हम बता रहे हैं। सावधानी हमें रखना चाहिए, प्लेटलेट्स कम होने पर भारी काम ना करें और खेल से बचें हमें, क्योंकि अंदरूनी चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। अगर प्लेटलेट्स कम है तो आप मान लीजिए कोई भारी काम कर रहे हैं तो अंदरूनी मसल्स जो है वो काम करेंगी तो अंदर कुछ सेल्स जो है वो डैमेज होती हैं। अब उनको भरने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर अधिकता आ जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस नामक रोग होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस नामक रोग होगा। इसमें क्या होगा? इसमें प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 लाख से अधिक हो जाती है। तो संभावित रोग क्या हो सकते हैं इसमें और कारण क्या है? इन्फ्लामेशन हो सकता है शरीर में, कहीं पे भी पुरानी सूजन होना। तो कहीं पे शरीर में पुरानी सूजन आ सकती है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। आयरन की कमी हो जाती है। शरीर कभी कभी आयरन की कमी होने पर ज़्यादा प्लेटलेट बनाने लगता है। तो आयरन की अगर कमी है तो प्लेटलेट शरीर ज़्यादा बनाने लग जाएगा। संक्रमण क्या होगा? किसी गंभीर इन्फ्लामेशन के बाद रिकवरी के दौरान, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद। संक्रमण क्या होता है? किसी गंभीर इन्फेक्शन के बाद रिकवरी के दौरान ये प्लेटलेट्स आपकी अधिकता हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको डेंगू हुआ था। डेंगू में आप लेते चले गए, दवाइयाँ लेते चले गए। आपने सोचा कि डॉक्टर से पास मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, ये दवाइयाँ जो दी थी डॉक्टर ने, इसको 2 पत्ते और मँगा लेते। तो आपने 15 टैबलेट डॉक्टर ने दी थी। डॉक्टर ने सोच के दिया था कि इतने में आपकी प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में हो जाएँगी। लेकिन आपने क्या किया, 2 और प्लेटलेट के वो ले आए टैबलेट, पत्ते। आपने वो भी खा लिए। तो अब हो सकता है कि वो प्लेटलेट ज़्यादा बन जाए। ठीक है? तो ये दिक्कत हो सकती है। बोन मैरो विकार, आपका बोन मैरो विकार भी हो सकता है। बोन मैरो विकार का मतलब बोन मैरो में कोई दिक्कत हो सकती है, हड्डी के अंदर कोशिकाओं का अनियंत्रण अंतरित बनाना, ठीक है? और ये हो सकता है। लक्षण क्या होगा? हाथ और पैरों में शून्यपन या जलनपन हो सकता है। सिर और सिर दर्द और चक्कर आना। गंभीर मामलों में नसों के अंदर खून का थक्का, ब्लड क्लॉट जमना, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपकी प्लेटलेट ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना, तो आपको जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि नसों में ये जाम हो सकता है। बचाव और उपाय के लिए हमें पर्याप्त पानी पिएँ और ताकि खून गाढ़ा ना हो सके। पानी हमें पर्याप्त पीते रहना चाहिए ताकि खून गाढ़ा ना हो। नियमित व्यायाम करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, और डॉक्टर की सलाह से खून पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन ली जा सकती हैं। तो एस्पिरिन ये बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। ये अगर आजकल वो हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास एस्पिरिन नामक दवाइयाँ आप अपने जेब में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है? डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये ऐसा नहीं है कि आज की क्लास देखी और आप डॉक्टरी करना शुरू कर दिए। ठीक है? तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ये क्या है, आहार आपको क्या लेना चाहिए प्लेटलेट बढ़ाने के लिए? तो पपीते के पत्ते आपको यूज़ कर सकता है। पपीते और पपीते के पत्ते आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। प्लेटलेट की संख्या इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर आपको कभी हुआ है ऐसा, या कभी भविष्य में किसी को हुआ होगा तो आप इसको याद रखेंगे। कद्दू के लिए आपको क्या होगा, इसमें विटामिन ए होता है और जो प्लेटलेट उत्पादन में मदद करता है। तो कद्दू आप खाइएगा। आंवला और नींबू का आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी प्लेटलेट की ठीक करने में काम करने के लिए मदद करती है। तो अगर आप आंवला और विटामिन नींबू ले रहे हैं, तो अर्थात विटामिन सी ले रहे हैं, तो ये प्लेटलेट को अच्छे से काम करवाने के लिए ये मदद करती है। चुकंदर आप ले सकते हैं।
ये हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट दोनों में अच्छा काम करती है। कौन? चुकंदर। तो ये आपको अपने प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आहार में चार्ट में शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से आप आज आपकी क्लास मुझे लग रहा है समाप्त होती है और ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपका छूटेगा नहीं, ये मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्लड की क्लास मुझे नहीं पता है कि ये कितने घंटे की क्लास हुई है। ठीक है? तो आज की क्लास में आपको जितने भी टॉपिक ब्लड से संबंधित थे, विकार से लेकर के और उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और क्या खाना चाहिए, बचना कैसे चाहिए, ब्लड की जाँच में क्या-क्या रिपोर्टें आती हैं, डॉक्टर इसमें क्या-क्या देखता है, कौन इसकी रिपोर्ट करता है और उसके साथ-साथ आपकी एग्ज़ाम में क्या महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ों पर आज हमने चर्चा की है। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वो भी ले सकें। और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।